गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें भूरे शैवालों का आर्थिक महत्व देखेंगे और फिर उसके बाद क्लोरोफाइटा के लक्षण देखेंगे। तो अगर भूरे शैवालों की हम बात करें तो भूरे शैवालों का मुख्यतः उपयोग बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती है जिनमें भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां होती है जैसे लेमिनेरिया, सरगासम, मैक्रोसिस्टिस, एलेरिया, इन सभी का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है और इनसे इनका जो भोज्य पदार्थ होता है उसे कोम्बू कहते हैं और यूरोप और अमेरिका में जनरली इसे सलाद के रूप में भी खाया जाता है। तो जापान में भी इसे भोजन लिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेरुमेन। तो कुछ समुद्री खरपतवार जैसे फ्यूकस, सारगासम और लेमिनेरिया, तो इनका जो उपयोग है जंतुओं के चारे के रूप में किया जाता है, मतलब फूडर के रूप में किया जाता है। और कुछ भूरे शैवाल हैं जैसे फ्यूकस, लेमिनेरिया, इनसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है, मतलब आयोडीन जो होता है इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो विश्व का लगभग 7% जो होता है जापान में भूरे शैवालों से ही आयोडीन प्राप्त किया जाता है। और बहुत सारे भूरे शैवाल ऐसे हैं जैसे एलेरिया, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सारगासम और मैक्रोसिस्टिस, इनकी कोशिका भित्ति से विशेष प्रकार के अम्ल की प्राप्ति होती है। तो ये जो अम्ल होते हैं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर इनको सेल किया जाए तो अच्छी अर्निंग हो सकती है और इससे कृत्रिम सिल्क भी बनाया जाता है। कृत्रिम सिल्क चूँकि अगर देखा जाए तो प्राकृतिक सिल्क जो होता है वो इंसेक्ट से मिलता है, एपीकल्चर द्वारा मिलता है, जिसे कि हम मूथ बोलते हैं, सिल्क मूथ बोलते हैं, या रेशम के कीट से प्राप्त होता है। परंतु अगर हम मैन मेड सोर्स के फॉर्म पर देखें या आर्टिफिशियली अगर देखें या कृत्रिम रूप से अगर देखें तो सिल्क का उत्पादन जो होता है वो शैवालों द्वारा होता है, क्योंकि कमल की तने द्वारा भी कृत्रिम सिल्क बनाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त आइसक्रीम को ठंडा करने में या इसके क्रिस्टल बनाने के लिए या फिर पेंट और रबड़ को इमल्सिफिकेशन कर उसको गाढ़ा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ समुद्री खरपतवार है जिनमें पोटाश भरपूर मात्रा में होता है। अब चूँकि पोटाश अगर देखें तो उर्वरक के रूप में कार्य करता है। जो उर्वरक डाले जाते हैं खेतों में खाद के रूप में, वो इससे प्राप्त होते हैं। और आयरलैंड में फ्यूकस को कार्बनिक खाद का मतलब क्या होता है? जो एल्गीज होती हैं एक्चुअली सभी का ही उपयोग किया जा सकता है खाद के रूप में, जैसे गोबर है वैसे ही इसका उपयोग भी किया जाता है, जिससे कि जो ज़मीन होती है उसमें खनिज लवणों की पूर्ति हो जाती है। और लेमिनेरिया में फ्यूकस में आयोडीन की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसका जो उपयोग है वो घेंगा रोग के इलाज में या घेंगा रोग के लिए जो दवाइयाँ बनती है उसके लिए भी किया जाता है। और इसमें भूरे शैवाल जनरली जो होते हैं वो जो जहाज होते हैं या जो नाव होती है उन पर रुक जाते हैं और उनकी लकड़ियों को सड़ा भी सकते हैं या उनको ख़राब करने का भी काम करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइटा। थर्ड क्लास है क्लोरोफाइटा एल्गी की। और फाइटा में अगर हम देखें तो क्लोरोफाइटा की लगभग 425 वंश है, जिसमें 7000 जातियाँ पूरे विश्व में मिलती हैं और सभी अलवणीय जल में होती है या झील या समुद्र में नहीं पाई जाती, क्योंकि समुद्र का जल लवणीय होता है, तो यह अलवणीय जल या झील या तालाब में मिलती है। और इनकी संरचना में या स्थान में भी विविधता पाई जाती है। स्थान में कैसे विविधता पाई जाती है? क्योंकि ये जल में होती है या स्थल पे भी पाई जा सकती है, पादप या पादप शरीर के ऊपर भी हो सकती है, पादप शरीर के अंदर भी हो सकती है, जंतु शरीर के ऊपर भी पाई जा सकती है या किसी के शरीर के ऊपर परजीवी के रूप में भी पाई जा सकती है। और अगर इसमें देखें तो ये जो शैवाल संरचनात्मक रूप से भी भिन्न होते हैं, क्योंकि कुछ जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जो होते हैं चलमंडलीय होते हैं, मतलब चलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि एक तरह से तंतुमय होते हैं, कुछ शाखित होते हैं, और कुछ जो होते हैं जिनका शरीर पेरेनकाइमा से मिलकर बना होता है। कुछ विशेष ऊतक होते हैं जिन्हें पेरेनकाइमा बोलते हैं। कुछ विषम तंतुक होते हैं, मतलब तंतुओं की संख्या अलग अलग होती है या संरचनाएं अलग अलग होती हैं। और कुछ जटिल संरचना के होते हैं। तो अगर हम देखें तो इनकी संरचना में बहुत भिन्नता होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिससे रिबन जैसे, जिसको यूलोथ्रिक्स बोल रहे हैं, क्लेडोफोरा है जो कि एक तरह से शाखान्वित संरचना होती है या तंतुमय संरचना बोल सकते हैं। और वाउकेरिया जो होता है शाखाओं में बटा होता है। और वॉल्वोक्स जो होता है इसकी टिपिकल संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर बहुत सारे कोइनोबियाज बनते हैं, और ये कोइनोबियाज ही जो होते हैं नया वॉल्वोक्स बनाते हैं। तो
संरचना में काफ़ी भिन्नता दर्शाते हैं, जैसे इनकी रहने के स्थान में भिन्नता होती है वैसे ही इनके संरचना में भी भिन्नता पाई जाती है। तो इनकी कोशिकाओं की आकृति गोल भी हो सकती है, बेलनाकार। हम देख ही रहे हैं सामने, जैसे वॉल्वॉक्स जो है वो गोलाकार है और यूलोथ्रिक्स जो है वो बेलनाकार है। तो आकार में भी इनमें भिन्नता होती है और आकृति में भी। इनकी कोशिकाएं एक केंद्र की भी हो सकती है और बहुकेंद्र की, मतलब केंद्र की संख्या एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इनकी कोशिकाएं जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, मतलब कोशिका भित्ति जो होती है उस पर सेल्यूलोज का आवरण होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक से अधिक हो सकता है, इसलिए इनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। चूँकि रंग इनका ग्रीन ही होता है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि डायग्राम में भी ग्रीन कलर किया हुआ है, क्योंकि हम पढ़ी हरे शैवाल रहे हैं। हरे शैवाल क्लोरोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो क्लोरो मतलब ही होता है हरा और फाइटा मतलब प्लांट, तो क्लोरोफाइटा मतलब हरे एल्गी या हरे पौधे। और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो इनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है, हरा। क्लोरोप्लास्ट में पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं जो संचित भोज्य पदार्थ, इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल बना रहे हैं। और जनन तीनों विधियों से ही होता है, लैंगिक, कायिक और अलैंगिक विधि। कायिक जनन आपने ये पहले भी पढ़ लिया है कि कैसे होगा, तो कायिक जनन जो होगा वो विखंडन विधि से होगा, मतलब शरीर का खंडन हो जाएगा और अलग अलग भाग अलग अलग पौधा बना लेंगे, एल्गी बना लेंगे। अलैंगिक जनन चल और अचल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मजी, असमयुग्मकी और विषम युग्म की स्थिति में होगा। जननांग जो होते हैं वो एक कोशिकी ही होते हैं इसमें, और जीवन चक्र में युग्मनज ही द्विगुणित अवस्था में होता है। और अगर इसका आर्थिक महत्व देखें तो आर्थिक महत्व इसका है कि इसका भोजन के रूप में उपयोग होता है मोस्ट ऑफ जगह पर। जैसे अलवा का उपयोग जो होता है वो सलाद के रूप में किया जाता है। और ये जो सलाद है, जो जहाज़ों में जो सफ़र करते हैं, पानी में जो सफ़र करते हैं, वो सबसे ज़्यादा एल्गी को भोजन के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये ईजी टू वेट, मतलब वेट जो होता है इसका बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसकी तुलना जो होती है वो सोयाबीन या पालक से की जाती है। क्यों? क्लोरेला की इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिस तरह से सोयाबीन और पालक में होते हैं वैसे ही। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है अपने भोजन के रूप में क्लोरेला का उपयोग करते हैं। ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, पूछते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में किस एल्गी का उपयोग करते हैं, तो ये है क्लोरेला। और फिर जैसे क्लोरेला में क्लोरेलिन नामक एक एंटीबायोटिक होता है, तो इसीलिए इसका उपयोग जो है मुख्यतः किसमें किया जाता है, जीवाणुओं को नष्ट करने में। और सिफेल्यूरोस जो है वो एक तरह का ऐसा एल्गी है, ऐसा ग्रीन एल्गी है जो चाय की पत्तियों को और कॉफ़ी की पत्तियों को नष्ट कर देता है, मतलब उसमें रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है लाल कीट रोग। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो अलग वर्ग है। एक वर्ग हमारा खत्म हो गया है जिसमें हमने एल्गी पढ़ा है, जिसमें तीनों प्रकार की एल्गी, लाल, हरे और भूरे रंग की एल्गी हम पढ़ चुके हैं। अब हम ब्रायोफाइटा जो नेक्स्ट वर्ग है वो पढ़ रहे हैं, या नेक्स्ट प्रभाग बोल सकते हैं इसको। तो ब्रायोस का मतलब होता है मॉसेस और फाइटोन मतलब पादप। तो ऐसे पौधे जिनमें मॉसेस आती, मॉसेस मतलब ग्रास जैसे पौधे ही आते हैं इसमें। और इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, या इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो था ब्रॉन ने 1864 में किया था। और ऑसवर्ल्ड टिप्पो ने ब्रायोफाइटा को संवहन ऊतक न होने के कारण इसे अलग जगत में रखा था, एम्ब्रियोफाइटा में। और अगर देखा जाए तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो बहुत प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव मतलब बहुत ज़्यादा पुराने हैं। और इसकी स्टडी मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है उसे ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और ब्रायोफाइटा के जितने भी पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ये होता है कि ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषता हम अगर इस जगत की, या जगत नहीं बोल सकते हैं इसको, हम बोलेंगे इसको प्रभाग। तो इस प्रभाग की जो विशेषता है वो ये है कि ये जनरली नम एवं छायादार जगह पर ही उगते हैं, मतलब कि जहाँ पर बड़े पेड़ों के नीचे जो छाया होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दूसरा ये कि ये नम जगह पर, जहाँ पर पानी की सांद्रता हो वहीं पर ये उगते हैं। कम होगा या फिर अगर धूप ज़्यादा तेज होगी तो ये पनपते नहीं हैं। इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं, जिसे युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद अवस्था बोलते हैं। अब ये क्या होती है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी।
इसमें मुख्य पौधा तो युग्मकोद्भिद होता है और वो बड़ा लाइफ साइकिल उसकी बड़ी होती है। और बीजाणु उद्भिद जो होता है वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है पर अल्पजीवी होता है, कुछ ही समय के लिए ही जीवित रहता है। युग्मकोद्भिद की संरचना दो प्रकार की होती है। जो युग्मकोद्भिद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो संरचना मतलब दो रूपों में होती है, थैलेसाब और पर्णिल। थैलेसाब में क्या होता है, इसमें पादप शरीर जो होता है जड़ तना और पत्तियों में नहीं बटा होता है, तो एक अवस्था तो ये हो गई। दूसरे में पर्णिल होती है, तो पर्णिल में 3 भाग होते हैं। ये 3 भाग को जो होते हैं, जैसे फ्यूनेरिया में ये 3 भाग आएंगे जिसे फूट, सीटा और कैप्सूल बोलते हैं। तो इनमें 3 भाग बन जाते हैं जिसमें पत्ती भी दिखती है, जड़ भी दिखती है और तना भी दिखता है। और इसमें सवन उत्तक अनुपस्थित होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं पाए जाएंगे। ये बड़े पेड़ पौधों में ही होते हैं जिनको हम देखते हैं अपने आसपास। इनमें जनन जो होता है कायिक और लैंगिक विधि से ही होगा, अलैंगिक विधि इसमें नहीं पाई जाती है। जनन अगर कायिक विधि से होता है तो कायिक विधि में क्या होता है, इसका ही शरीर जो होता है, इसका सुकाय जो होता है वो गल जाता है और टूटकर अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। और उससे ही फिर क्या होगा, इससे नया पौधा विकसित होगा। और लैंगिक जनन जो होता है विषम युग्म की होता है, मतलब इसमें नर एवं मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नर जो होते हैं, नर जननांग अलग बनते हैं और मादा जननांग अलग बनते हैं। नर जननांग जो होते हैं पुंधानी के अंदर बनते हैं और मादा जननांग जो होते हैं वो स्त्रीधानी के अंदर बनते हैं। और जो नर युग्मक होता है उसे पुमणु बोलते हैं और मादा जननांग को एक तरह से इसमें अंडाशय या वेंटर के समान भाग होता है, अंडाणु ही बोलेंगे उसको या फिर स्पोर्स भी बोल सकते हैं। अब ये दोनों ही जननांग जो होते हैं बहुकोशिकी होते हैं। बहुकोशिकी का मतलब होता है कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है और बाहर से एक जैकेट से घिरे होते हैं। और इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, मतलब कि बिना जल के इनमें निषेचन संभव नहीं होता है। और फिर निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज जो होता है विभाजित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण बनाता है, मतलब युग्मक जो होंगे वो जुड़ेंगे और युग्मक जुड़कर क्या बना लेते हैं, फिर भ्रूण बनाते हैं, तो जिसे बीजाणु उद्भिद का निर्माण होता है। अब बीजाणु उद्भिद जो बनता है वो 3 भागों में बटा होता है इसमें, तो ये लिंक है एक दूसरे से सारे पॉइंट्स। तो बीजाणु उद्भिद में 3 भाग बनते हैं जिसे फूट, सीटा और कैप्सूल बोलते हैं। अब कैप्सूल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बंद होते हैं और ये बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, आकार में भी समान होंगे और संख्या में भी समान होते हैं। और बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, नया पौधा बनाते हैं, जिसे कि युग्मकोद्भिद बोलते हैं। अब इसमें का आर्थिक महत्व अगर हम देखें तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मॉस एक ग्रासेस जैसी होती है, घास जैसी होती है, तो इसका उपयोग जो होता है सॉइल एरोशन में होता है। मतलब ये क्या करती है, जिस ज़मीन पर उग जाती है तो वहाँ की सॉइल को ख़त्म नहीं होने देती है, नष्ट नहीं होने देती, जिसे कहते हैं हम मृदा अपरदन नहीं होने देती है। और इसका उपयोग जो होता है, अगर इस घास को सुखा दिया जाए तो इसका उपयोग खिलौने या कांच के बर्तनों की पैकिंग के लिए भी किया जाता है। फलों को भी आपने देखा होगा एक से दूसरी जगह अगर ज़्यादा दूरी पर ले जाते हैं तो उनमें डैमेजेस हो सकते हैं, तो उनको डैमेज से बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो पेपर की कतरन में रखते हैं या फिर बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर ये घास जो मॉसेस होती है उसके अंदर इनको रखा जाता है। स्फैग्नम जो घास है या स्फैग्नम जो ब्रायोफाइटा है उसका उपयोग मुख्यतः शल्य चिकित्सा में घाव को भरने के लिए किया जाता है, घाव के ऊपर पट्टी लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इसका उपयोग किया गया था रुई की जगह। मांस जो है वो पारिस्थितिकी अनुक्रम में सहायक होते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रम का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर मान लीजिए पानी का बहुत बड़ा सोर्स है, तो वो सोर्स जो होता है अगर उसमें मासेस उगने लगती है तो धीमे धीमे वो जगह किस में बदल जाती है, ज़मीन में, उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम। और इसका उपयोग मैंने बता दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था रुई की जगह पर। इसके और स्फैग्नम का पौधा जो है वो झीलों में उगता है, तो अगर ये झील में उगता है तो झील में ही मरकर ये कहाँ चला जाता है, झील की तली में चला जाता है, तो वहाँ पर एक ठोस पदार्थ बनाता है जिसे पीट कहते हैं। और ये जो पीट होता है भूमि निर्माण में सहायक होता है, और इस पीट को अगर घाव पर लगा दिया जाए तो घाव पर या फिर कलम को बांधने में या इसका उपयोग किया जा सकता है। और जल अवशोषण के कारण ही मांस का उपयोग कलम बांधने में किया जाता है, जो आप 12th में पढ़ोगे, जिसको हम बोलते हैं गुटी बांधना। तो 2 कलमों को अगर हमको जोड़ना है तो उस पर लपेट कर इसको लगाया जा सकता है,
और मांस वर्ग का उपयोग जो है बहुत सारे मतलब घास को आपने देखा होगा, इसका उपयोग बहुत सारे जानवर जो हैं वो भोजन के रूप में करते हैं। तो ये इसके आर्थिक महत्व है। अभी इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्गीकरण सेंड करूंगी कि ब्रायोफाइटा को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है और कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। थैंक यू।